नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। दोस्तों आज के इस सेशन में हम बात करेंगे ऑन द टॉपिक नेट स्टेबिलिटी फंडिंग रेशियो। दोस्तों मॉड्यूल बी का टॉपिक है जहां पर हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं। बेसल 3 ने एलसीआर एनएसएफआर इन दोनों रेशियो को बहुत अच्छे से बताया हुआ है, तो उसी में हम आज डिस्कस करेंगे एनएसएफआर। इससे आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो क्या और किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, और नेट स्टेबिलिटी फंडिंग रेशियो क्या होता है। इसके पहले मैं एलसीआर डिस्कस आपके साथ कर चुका हूं। अगर आपने एलसीआर वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप बिल्कुल जीआईबी सीआईबी वाला जिस चैनल पे आप अभी हैं, आप वीडियो सेक्शन में जाइएगा और वीडियो सेक्शन में आप देख लीजिएगा। इसके जस्ट पहले वाला टॉपिक आपको एलसीआर का मिल जाएगा। डेली 8:30 बजे शाम को ये क्लासेस आपको मिलती हैं और ये क्लासेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज चल रही है जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं जून 2025 में बीएफएम के पेपर ने जो परेशान किया है, तो क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं वो टॉपिक को हम अलग अलग एक्सप्लेन कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। और इसके पहले जो एग्जामिनेशन 2024 में हुए हैं, 2023 में हुए हैं, उनसे भी किन टॉपिक पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया है वो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में शामिल किया गया है। तो उम्मीद करता हूं ये सीरीज आपको बहुत लाभ दे रही होगी। ठीक है, आप इसे देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, और बाकी आपके फीडबैक जो भी हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है नेट स्टेबिलिटी फंडिंग रेशियो एनएसएफआर, जरूरत क्या है इसकी और इससे क्या किया जाता है, समझते हैं यहां पर। तो नेट स्टेबिलिटी फंडिंग रेशियो बेसिकली क्या है? बेसिकली ये एक लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी स्टैंडर्ड है। ठीक है, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी स्टैंडर्ड है जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर बेसल थर्ड टू प्रमोट रेजिलियंस ओवर अ 1 ईयर टाइम होराइजन। सिंपल सी बात समझिएगा, देखिएगा, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ही काफी नहीं है। मान लीजिएगा आपने एकदम आपके ऊपर कोई स्ट्रेस आया, आपने उसको संभाल लिया, तो ये भी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ शॉर्ट टर्म से काम नहीं चलेगा। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी तो चाहिए, रेजिलियंस भी तो चाहिए। कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो उसमें आपको स्टेबिलिटी चाहिए होती कि नहीं? लॉन्ग टर्म में आप सोचते हो ना बहुत ज्यादा चीजें स्टेबल रहें, बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट ना करें, उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा वो बात यहां पर बताई जा रही है। तो बेसिकली एलसीआर में जहां हम चेक करते हैं 30 डेज का स्ट्रेस सिनेरियो, हम एनएसएफआर में क्या चेक करते हैं? एनएसएफआर में हम चेक करते हैं 1 साल के लिए कितनी स्टेबल फंडिंग हमारे पास है। ठीक है, और अगेन कितनी रिक्वायर्ड है? बेसिकली अवेलेबल स्टेबल फंडिंग अपॉन रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। इसी फॉर्मूले के थ्रू क्या किया जाता है? एलसीआर एनएसएफआर को कैलकुलेट किया जाता है। आप देख सकते हो अवेलेबल स्टेबल फंडिंग अपॉन रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग, और ये भी जैसे एलसीआर में हम बात करते हैं हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स अपॉन नेट कैश आउटफ्लो, और याद रखिएगा वो भी 100% ही होना चाहिए। एलसीआर हमेशा कितना होना चाहिए? 100% और मोर देन 100%। ठीक है, यहां पर भी एनएसएफआर भी कितना होना चाहिए? 100% और मोर देन 100%। इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर 100 से कम है तो याद रखिएगा फिर बेसल 3 के बारे जो बेसल 3 ने बताया हुआ है वो अप्लाई नहीं हो रहा। आपको तुरंत उस शॉर्टफॉल को क्या करना पड़ेगा? पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगेन इट रिक्वायर्स बैंक्स टू फंड देयर एक्टिविटीज, it requires banks to fund their activities with sufficiently stable sources of funding। ये क्या ये रिक्वायर करता है, बताता है बैंकों को कि अपनी जो एक्टिविटीज हैं वो सफिशिएंटली स्टेबल सोर्सेज ऑफ फंडिंग इसी में है या नहीं है, टू रिड्यूस लिक्विडिटी रिस्क ओवर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम। ठीक है, क्या करते हैं? लिक्विडिटी को रिड्यूस करते हैं, रिस्क ओवर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम। तो लंबे समय, समझ गए कि नहीं? लगभग हम मिनिमम 1 साल लेकर के चलते हैं यहां पर। तो एनएसएफआर फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया, आप समझिएगा। यहां पर एएसएफ, अब 2 चीजें हैं यहां पर, अवेलेबल स्टेबल फंडिंग और रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग। शॉर्ट में हम एएसएफ आरएसएफ बोलते हैं। अब एएसएफ आरएसएफ को जान लीजिएगा, क्योंकि कई बार जब न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं तो डायरेक्टली ये परसेंटेज नहीं दे रखा होता है। ठीक है, कितना किसका परसेंटेज काउंट करते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ एएसएफ कैटेगरी, लायबिलिटी कैटेगरी, जो अवेलेबल स्टेबल फंडिंग है, ठीक है, ये लायबिलिटी कैटेगरी के अंतर्गत है। तो अगेन पहला देखिएगा, टोटल रेगुलेटरी कैपिटल एक्सक्लूडिंग टीयर 2 इंस्ट्रूमेंट विद रेजिडुअल मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर। इसका मतलब क्या हुआ? हम कुल रेगुलेटरी कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें टीयर 2 इंस्ट्रूमेंट्स, टीयर 2 को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल होती है ना, तो टीयर 2 कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सक्लूड कर रहे हैं, और रेजिडुअल जिनकी मैच्योरिटी बची कितनी है? लेस देन 1 ईयर, उनको एक्सक्लूड कर देते हैं, बाकी हम लेंगे। क्योंकि लेस देन 1 ईयर तो स्टेबल फंडिंग नहीं है ना हमारे पास, समझ गए मेरी बात? तो 1 साल से ज्यादा की ही बात करेंगे।
देन अदर कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स विद इफेक्टिव रेजिडुअल मैच्योरिटी ऑफ 1 ईयर और मोर, कोई भी और कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी मैच्योरिटी जो है बची हुई है, रेजिडुअल का मतलब बची हुई मैच्योरिटी, वो 1 साल या इससे अधिक होनी चाहिए। देन अदर लाइबिलिटीज विद इफेक्टिव रेजिडुअल मैच्योरिटीज ऑफ 1 ईयर और मोर, इन तीनों की बात करते हैं, इसका जो फैक्टर होता है वो 100%, यानी कि यहां पर जो वैल्यूज होंगी उनको 100% ही हम लेंगे। देन दूसरे में आता है स्टेबल नॉन मैच्योरिटी, यानी कि डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट विद रेजिडुअल मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर प्रोवाइडेड बाय रिटेल एंड स्मॉल बिजनेस कस्टमर, जो किसके द्वारा दी गई है, रिटेल और स्मॉल बिजनेस कस्टमर के द्वारा दी गई है। और ये स्टेबल नॉन मैच्योरिटी, स्टेबल याद रखिएगा, और नॉन मैच्योरिटी यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स हैं और टर्म डिपॉजिट्स हैं विद रेजिडुअल मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर, ठीक है। प्रोवाइडेड बाई रिटेल एंड स्मॉल बिजनेस कस्टमर, जो मैंने आपको बताया, यहां पर हम इनका कितना, यहां कोई वैल्यू है तो इसका 95% ही हम लेते हैं, 100% नहीं लेते हैं। देन तीसरे में आता है लेस स्टेबल, कम स्टेबल है, नॉन मैच्योरिटी डिपॉजिट्स हैं, टर्म डिपॉजिट्स हैं विद रेजिडुअल मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम, प्रोवाइडेड बाय रिटेल एंड स्मॉल बिजनेस कस्टमर्स, तो यहां पर भी हम लेते हैं इस वैल्यू को, कितना लेते हैं, 90% को, यानी कि छोटे स्मॉल बिजनेस और रिटेल कस्टमर्स के द्वारा, रिटेल में हम लोग आते हैं, हमारे और आपके द्वारा की गई ये लेस स्टेबल नॉन मैच्योरिटी वाली डिपॉजिट्स हैं। जैसे सेविंग में कोई मैच्योरिटी होती है, नहीं होती है, इसीलिए नॉन मैच्योरिटी लिखा है। एफडी में मैच्योरिटी होती है कि 5 साल की एफडी है, 6 साल की एफडी है। सेविंग में कोई होता है कि कब खत्म होगा आपका अकाउंट, हमेशा चलता रहता है ना, कोई मैच्योरिटी नहीं होती, वही लिखा है नॉन मैच्योरिटी। देन फंडिंग विद रेजिडुअल मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर प्रोवाइडेड बाय नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेट कस्टमर्स, जो नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेट कस्टमर्स के द्वारा प्रोवाइड करी जा रही है फंडिंग, उसका हम कितना लेते हैं, फैक्टर 50%। देन ऑपरेशनल डिपॉजिट्स अगर कोई हैं तो भी 50% में आएंगी। फंडिंग विद रेजिडुअल मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर फ्रॉम सोवरन, सोवरन का मतलब है सरकारों के द्वारा, ठीक है, पीएससीज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एंड मल्टीलेटरल नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, ठीक है, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, ये सब मल्टीलेटरल और नेशनल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, ध्यान रखिएगा। देन अदर फंडिंग विद रेजिडुअल मैच्योरिटी बिटवीन 6 मंथ एंड लेस देन 1 ईयर नॉट इंक्लूडेड इन द अबव कैटेगरीज, जो ऊपर ऐड नहीं करी गई हैं, इंक्लूडिंग फंडिंग प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक, यानी कि देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इन सब में जितना भी पैसा आएगा उसकी 50% वैल्यू ही हम काउंट करते हैं अवेलेबल स्टेबल फंडिंग में, 50%। ये फैक्टर बस ये याद रखिएगा, ये दर्शाता है कौन सी वैल्यू है और किसका कितना परसेंटेज लेना है, और इसके बाद नीचे जो वैल्यू है उनका 0% लेना होता है, चाहे वो ऑल अदर लाइबिलिटीज एंड इक्विटी नॉट इंक्लूडेड इन द अबव कैटेगरीज, और ऊपर की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया गया हो किसी भी प्रकार की लाइबिलिटी या इक्विटी, यानी कि कोई शेयर होल्डिंग वगैरह है, इंक्लूडिंग लाइबिलिटीज विदाउट अ स्टेटेड मैच्योरिटी, कोई भी ऐसी लाइबिलिटी जिनकी स्टेटेड मैच्योरिटी नहीं है, ठीक है, विद स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट, दोनों को। NSFR डेरिवेटिव लाइबिलिटीज नेट ऑफ NSFR डेरिवेटिव एसेट्स इफ NSFR डेरिवेटिव्स लाइबिलिटीज आर ग्रेटर देन NSFR डेरिवेटिव एसेट्स, डेरिवेटिव्स की बात हो रही है, यानी कि फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शंस के थ्रू कुछ फंडिंग्स की बात हो रही है, ठीक है, तो उसका भी हम कितना लेते हैं, 0%। देन ट्रेड डेट पेबल्स, ठीक है, जो भुगतान करने हैं, अराइजिंग फ्रॉम परचेज ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, ये किसके थ्रू अराइज हो रहे हैं, परचेज ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या फॉरेन करेंसीज एंड कमोडिटीज, इसका भी हम कितना लेते हैं, फैक्टर 0%। ये भी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तो आपको फैक्टर समझ में आएंगे कि ये क्यों फैक्टर्स लिए जा रहे हैं। देन दूसरा क्या है यहां पर, रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग, अवेलेबल स्टेबल फंडिंग की बात कर ली, रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग की बात करेंगे तो RSF इज द अमाउंट ऑफ स्टेबल फंडिंग अ बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन based on liquidity characteristics and residual maturities of its assets and off balance sheet exposure। तो टाइप ऑफ एसेट्स किस तरीके की, कैश एंड रिजर्व्स विद सेंट्रल बैंक, तो इसका RSF फैक्टर कितना होता है, 0%, यानी कि 0% कट करेंगे हम, मतलब कुछ भी कट नहीं करेंगे, पूरी वैल्यू ले लेंगे। देन अनइनकम्बर्ड लेवल 1 HQLA लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो हेयर कट इसमें 5% का होगा, 5% कटिंग के बाद 95% लेंगे। अनइनकम्बर्ड लेवल 1 एसेट्स एक्सक्लूडिंग क्वाइंस, बैंक नोट्स एंड CR, अनइनकम्बर्ड का मतलब ये होता है इसके ऊपर कोई भी प्रभार ना हो, समझ गए मेरी बात की नहीं, कोई भी प्रभार ना हो, कोई लोड और ना हो, तो अनइनकम्बर्ड यानी कि ये एसेट्स फ्री एसेट्स हैं।
अनइनकम्बर्ड एसएलआर सिक्योरिटीज की बात करेंगे तो इसका भी फैक्टर कितना होता है, 5% फैक्टर होता है, ध्यान रखिएगा। तो अब एएसएफ आपको पता चल गया, आरएसएफ आपको पता चल गया, कुछ बातें और जान लीजिएगा यहां पर। टाइप ऑफ एसेट्स में अनइनकम्बर्ड लोन टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये यही चल रहा है, रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग। तो रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग में अभी तक 5% की बात हुई है, अब आगे समझिएगा, ठीक है। 10% की बात होती है हेयर कट की। अगर कोई अनइनकम्बर्ड लोन है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दिया गया है विद रेजिडुअल मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 6 मंथ, वेयर द लोन इज सिक्योर्ड अगेंस्ट लेवल 1 एसेट्स, जहां पर लोन लेवल 1 एसेट्स, लेवल 1 में आप जानते हो बढ़िया वाली एसेट्स हैं, उनके थ्रू सिक्योर्ड है एज डिफाइंड इन एलसीआर, एलसीआर में डिफाइन कर चुका हूं, ठीक है। सर्कुलर भी बता दिया गया यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, इस सर्कुलर में पूरा डिफाइन कर दिया गया था। और मैंने भी इसके पहले एलसीआर के टॉपिक में आपको बताया हुआ है किस तरीके की लेवल 1 एसेट्स होती हैं, अगर आपको नहीं पता है आप जाकर के वहां पर देख सकते हैं। एंड वेयर द बैंक हैज एबिलिटी टू रीहाइपोथिकेट, ठीक है। हाइपोथिकेट का मतलब होता है एक तरीके से बंधक पर, ठीक है, मॉर्गेज नहीं होता है वैसे, हाइपोथिकेशन दृष्टिबाधित बोलते हैं, ठीक है, हाइपोथिकेटेड एसेट्स होती हैं तो रीहाइपोथिकेट कर देना। All other standard unencumbered loans to financial institutions with residual maturity of less than 6 month not included in the above categories, इसमें कितना लेते हैं 15% का हेयर कट, ये बात ध्यान रखिएगा। अब 50% का हेयर कट कहां का है, अनइनकम्बर्ड लेवल 2 एसेट्स, अनइनकम्बर्ड लेवल 2B एसेट्स, 50% हेयर कट। HQLA इनकम्बर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ और मोर एंड लेस देन 1 ईयर, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स जो कि जिनका पीरियड 6 महीने से ज्यादा है लेकिन 1 साल से कम है, 50%। स्टैंडर्ड लोन टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो इनके स्टैंडर्ड लोन है, स्टैंडर्ड लोन का मतलब है जिन पर आपको टाइम से पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। एंड सेंट्रल बैंक्स विद रेजिडुअल मैच्योरिटीज बिटवीन 6 मंथ लेस देन 1 ईयर, जिनकी रेजिडुअल यानी कि बची हुई मैच्योरिटी कितनी है, 6 महीने से 1 साल है, अगर ऐसी कोई वैल्यू है तो उसका 50% हेयर कट करेंगे। डिपॉजिट हेल्ड एट अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑपरेशनल पर्पस, किसी भी दूसरे और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कोई डिपॉजिट हमारी जमा है उसकी बात की जा रही है। ऑल अदर एसेट्स नॉट इंक्लूडेड इन द अबव, कोई और एसेट्स जो इनमें इंक्लूडेड नहीं है उसकी बात करी जा रही है, ठीक है। विद रेजिडुअल मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर, रेजिडुअल मैच्योरिटी कितनी है, 1 ईयर, इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड लोन्स टू नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेट क्लाइंट्स टू रिटेल एंड स्मॉल बिजनेसेस कस्टमर्स एंड स्टैंडर्ड लोन टू सोवरन्स एंड पीएससीज। सोवरन का मतलब सरकारों का बात हो रही है, तो 50%, ध्यान रखिएगा ये सारी वैल्यू किस में आती है, 50% में आती है, 50%। 50% के बाद जो वैल्यू आती है 65% में आती है, सोचिएगा 65% का हेयर कट लगेगा। तो अनइनकम्बर्ड, ये बात याद रखिएगा, स्टैंडर्ड रेजिडेंशियल मॉर्गेज कोई है, रेजिडेंशियल मॉर्गेज यानी कि, ठीक है, रेजिडेंशियल आप जानते हो आवासीय लोन जो दिया गया था बंधक पर, ठीक है, विद अ रेजिडुअल मैच्योरिटी ऑफ 1 ईयर और मोर विद द मिनिमम रिस्क वेट परमिटेड अंडर द स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच। स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच के अंतर्गत जो मिनिमम रिस्क वेट है वो भी उसके ऊपर लगाया गया है, तब 65%। अदर इनकम्बर्ड स्टैंडर्ड लोन्स बट नॉट इंक्लूडेड इन द अबव कैटेगरीज, जो इसमें नहीं है, यानी कि जिसमें हम मिनिमम रिस्क वेट की बात नहीं करते हैं, एक्सक्लूडिंग लोन्स टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद अ रेजिडुअल मैच्योरिटी ऑफ 1 ईयर और मोर एंड विद अ रिस्क वेट, रिस्क वेट यहां पर, ठीक है, पूरा था, यहां रिस्क वेट है, ठीक है, नॉट लेस देन इक्वल्स टू 35%, तो हम वहां पर 65% की बात करते हैं। फिर 85% में कौन कौन सी रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग आती है, 85% का हेयर कट लगाएंगे तो कैश है, सिक्योरिटीज है या अदर एसेट्स पोस्टेड एज इनिशियल मार्जिन फॉर डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स, डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जिनको इनिशियल मार्जिन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, या कोई कैश या कोई एसेट्स, ठीक है, जो कि डिफॉल्ट फंड या सीसीपी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, कंटीजेंसी कैपिटल प्लानिंग है। अदर इनकम्बर्ड परफॉर्मिंग लोन्स विद रिस्क वेट है, मोर देन 35% रिस्क वेट है, अंडर स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच एंड रेजिडुअल मैच्योरिटी क्या है, मोर देन और इक्वल्स टू 1 ईयर, एक्सक्लूडिंग लोन्स टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वित्तीय संस्थानों को अगर इस प्रकार का कोई लोन दिया गया है जो कि अनइनकम्बर्ड परफॉर्मिंग लोन से, परफॉर्मिंग यानी कि एनपीए नहीं हुआ है, रिस्क वेट यहां पर 35% से ज्यादा है, ठीक है, और स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच के थ्रू ही ये रिस्क वेट कैलकुलेट किया गया है, तो 85%। देन अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज नॉट इन डिफॉल्ट, ये भी डिफॉल्ट नहीं है, कोई भी अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज है, नॉट क्वालिफाइंग एज एचक्यूएलए, जो कि एचक्यूएलए हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स में क्वालिफाई नहीं कर रही हैं, ना तो एसएलआर,
स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो में क्वालिफाई कर रही हैं, ठीक है, और विद मैच्योरिटी कितनी है, मोर देन और इक्वल्स टू 1 ईयर, एंड एक्सचेंज ट्रेडेड इक्विटीज और फिजिकल ट्रेडेड कमोडिटीज इंक्लूडिंग गोल्ड, इन सब पे कितना आरएसएफ फैक्टर आता है, 100% आरएसएफ फैक्टर। अब अगेन सॉरी 85% वहां था, अब 100% वाली देख लो। तो 0 से शुरू किया और 100% तक सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो ऑल एसेट्स, सारी एसेट्स, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर, फॉर अ पीरियड ऑफ, जितनी भी अनइनकम्बर्ड हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर, एनएसएफआर डेरिवेटिव्स, जो नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो के अंतर्गत जो डेरिवेटिव एसेट्स हैं, ठीक है, और इनकी जो नेट डेरिवेटिव लाइबिलिटीज भी हैं एनएसएफआर वाली, इफ डेरिवेटिव एसेट्स मोर देन डेरिवेटिव लाइबिलिटीज, तो जो बचा हुआ अमाउंट होगा 100% फैक्टर रहेगा। 5% ऑफ डेरिवेटिव लाइबिलिटीज एज पर पैरा, ठीक है, ये छोड़ो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सिस्टम समझ लीजिएगा बस। 5% डेरिवेटिव्स लाइबिलिटीज, ऑल अदर एसेट्स नॉट इंक्लूड इन द अबव कैटेगरीज, जो आपको बता दी कैटेगरी ना 85%, 65%, उनमें नहीं है, इंक्लूड कर रहे हैं अब यहां पर नॉन परफॉर्मिंग लोन्स। अभी तक परफॉर्मिंग की बात कर रहे थे, तो यहां नॉन परफॉर्मिंग लोन्स भी आ गया, लोन्स टू एफआईज भी आ गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मोर देन और इक्वल्स टू 1 ईयर मैच्योरिटी, then non-exchange traded equities, fixed assets, item deducted from regulatory capital, retained interest, insurance assets, subsidiary interest, defaulted securities, ये सब आती हैं 100% फैक्टर में। या फिर ऑल रीस्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्ड लोन, किसी भी प्रकार के जो रीस्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्ड लोन्स हैं, स्टैंडर्ड लोन्स का मतलब यही होता है जिन पर आपको टाइम से चीजें मिल रही हैं, पैसा मिल रहा है, अट्रैक्टिंग हायर रिस्क वेट, ठीक है, एंड एडिशनल प्रोविजन। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इतनी सब चीजों को सिर्फ समझने की जरूरत है। कहीं पर कोई एसेट्स या लायबिलिटीज के बारे में अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पर बताते हुए ही चला हूं, फिर भी अगर कहीं कोई डाउट हो तो ध्यान रखिएगा। अब एनएसएफआर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू इंश्योर दैट लॉन्ग टर्म एसेट्स आर फंडेड विद एटलीस्ट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टेबल लायबिलिटीज, यानी कि अगर कोई लॉन्ग टर्म अमाउंट फंड किया जा रहा है, ठीक है, फंड यानी कि पैसा दिया जा रहा है, ऐसे समझ लो लॉन्ग टर्म लोन बांटा जा रहा है तो शॉर्ट टर्म से नहीं बांटा जा सकता ना, कुछ स्टेबल फंडिंग हमारे पास होनी चाहिए जिसके थ्रू क्या किया जाए, लॉन्ग टर्म फंडिंग करी जाए। स्टेबल फंडिंग हमारे पास होनी चाहिए। अगर हम अनस्टेबल फंडिंग से लॉन्ग टर्म लोन देंगे, जैसे हमारे पास सेविंग अकाउंट की डिपॉजिट्स है, डिमांड डिपॉजिट की अकाउंट है, उससे अगर हम लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कर देंगे तो वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी बैंक के पास, क्योंकि हमने तो लॉन्ग टर्म दे दिया, वहां से तो बाद में मिलेगा, बट यहां वालों को तो तुरंत पैसे मांग लेंगे ना, सेविंग वाला कब निकालने आएगा नहीं पता। टू लिमिट ओवर रिलायंस ऑन शॉर्ट टर्म होलसेल फंडिंग, हम लिमिट करते हैं रिलायंस ऑन यानी कि निर्भरता किस पर, शॉर्ट टर्म होलसेल फंडिंग पर, इस पर निर्भरता कम करते हैं एनएसएफआर के अंतर्गत। टू प्रमोट सस्टेनेबल फंडिंग स्ट्रक्चर, सस्टेनेबल जो चलता रहे, ठीक है, ऐसे फंडिंग स्ट्रक्चर को प्रमोट किया जाता है एनएसएफआर के द्वारा। मिनिमम रिक्वायरमेंट एनएसएफआर की भी कितनी है, एटलीस्ट 100% एट ऑल टाइम, चाहे वो स्ट्रेस का सिनेरियो हो चाहे कुछ भी हो, मिनिमम 100% हमेशा चाहिए। मीनिंग बैंक मस्ट हैव एनफ स्टेबल फंडिंग, बैंक के पास हमेशा स्टेबल फंडिंग एनफ होनी चाहिए टू सपोर्ट इट्स एसेट एंड एक्टिविटीज ओवर 1 ईयर टाइम होराइजन। 1 साल के अंतर्गत जो कुछ भी आपको प्रोवाइड करना है उसके हिसाब से आपके पास स्टेबल फंडिंग होनी चाहिए। बेनिफिट क्या है एनएसएफआर के, तो रिड्यूस करता है बैंक की वुल्नरेबिलिटी टू फंडिंग शॉक्स, अचानक से कोई शॉक्स आएंगे तो आपकी जो कैपेसिटी है वो यहां पर दिक्कत नहीं आएगी। प्रमोट्स करता है फंडिंग स्टेबिलिटी को, देन इंकरेज करता है बैंकों को कि वो शिफ्ट कर सकते हैं टुवार्ड्स लॉन्गर टर्म एंड मोर रिलायबल फंडिंग को, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं यहां पर, न्यूमेरिकल्स। तो पहला न्यूमेरिकल्स ये है आपके सामने, देखिएगा, अ बैंक हैज टियर 1 कैपिटल 1500 करोड़, एएसएफ फैक्टर 100%, देखो सबके फैक्टर लिखे हुए हैं। एक बैंक के पास टियर 1 कैपिटल है 1500 करोड़ की जिसका एएसएफ फैक्टर है 100%, स्टेबल रिटेल डिपॉजिट्स हैं 400 करोड़ की जिसका फैक्टर है 95%, एंड लेस स्टेबल डिपॉजिट्स हैं 200 करोड़ की जिसका फैक्टर है एएसएफ का 50%। ऑन द एसेट साइड, अब अगेन एसेट साइड में, ठीक है, रिक्वायर्ड फंडिंग, एसेट साइड में बैंक के पास क्या है, लोन है 1200 करोड़ के जिनका आरएसएफ, ये रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग में एसेट्स आती हैं, ठीक है, और अवेलेबल स्टेबल फंडिंग में हम लायबिलिटीज की बात करते हैं, ठीक है। तो आरएसएफ फैक्टर 85% है एंड रिस्की लोन्स ऑफ 300 करोड़ विद आरएसएफ फैक्टर ऑफ 100%। पूछा ही जा रहा है व्हाट इज द नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो ऑफ द बैंक, तो फॉर्मूला तो पता ही आपको, एनएसएफआर
इक्वल्स टू होगा ASF अपॉन RSF इंटू 100 और चाहिए मोर देन इक्वल्स टू 100%। अब ASF और RSF को निकाल लेते हैं, बड़ा आसान है। ASF को निकालने के लिए अब देखो 1500 करोड़ पूरा पूरा लेंगे, क्योंकि 1500 करोड़ में आप देखते हो ASF फैक्टर कितना है 100%, तो कुछ भी हमें कट नहीं करना है। उसके बाद आप देखते हो 95%, उसके बाद आप देखते हो ठीक है 50%, यही बात यहां पर करी गई है। 400 का 95% और 200 का है यहां पर 50%, तो 1500 हो जाएगा, 380 हो जाएगा 100। ये अवेलेबल स्टेबल फंडिंग निकल करके आएगा 1980 करोड़। अब RSF की बात करें तो RSF में भी आप फैक्टर देखिएगा, पहला फैक्टर है यहां पर 85% 1200 करोड़ का, तो 85% लेंगे। 300 करोड़ का 100%, यानी कि हम कोई भी हेयरकट यहां पर नहीं लगाएंगे। तो अगेन 1200 का 85%, 300 100 पूरा पूरा हो गया, तो 1020 प्लस 300 ये कितना निकल करके आया 1320। तो सीधे 1980 भाग 1320 इंटू 100 करेंगे, कितना निकल करके आएगा 150%। और NSFR हमेशा कितना चाहिए, मोर देन इक्वल्स टू 100, यानी कि बैंक इज वेल अबव द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उसमें बैंक के पास बेटर ऑप्शन है, तो 150% इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन अगला प्रश्न है, अ बैंक हैज अ कैपिटल ऑफ 800 करोड़। एक बैंक के पास कैपिटल है 800 करोड़ की, स्टेबल डिपॉजिट्स हैं 200 करोड़ की, ASF याद रखिएगा उसका 100%, इसका 90%। रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग RSF की बात करें तो RSF यहां पर कितना है 1100 करोड़। फाइंड करेंट NSFR एंड एडिशनल ASF नीडेड टू रीच 100%, यानी कि यहां पर NSF में RSF ज्यादा होगा, तभी पूछा जा रहा है और कितना ASF चाहिए 100% पहुंचने के लिए। तो सिंपल ASF निकालेंगे, 800 प्लस 200 का 90% था, तो 2 9 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 180 हो गया, तो 980, 800 ये और अगेन 180 है, 980 हो गया। RSF में कोई कट नहीं है 1100 करोड़, तो 980 भाग 1100 कितना हो जाएगा 89.09%, ये है NSFR। अब कितनी कमी है, तो कमी की बात करें तो 980 में 120 की कमी है, शॉर्टफॉल कितना है 120 का, तो यही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 120 शॉर्टफॉल है और NSFR 89.09, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन। तीसरा है यहां पर, अ बैंक हैज अ कैपिटल ऑफ 600 करोड़। एक बैंक के पास 600 करोड़ की कैपिटल है, ASF 100%। स्टेबल डिपॉजिट्स की बात करें 300 करोड़ की है, ठीक है, ASF 95%। एसेट साइड की बात करें यानी कि RSF की बात करें तो 900 करोड़ के लोन है, 70% है RSF, ठीक है। 200 करोड़ के लोन है, 65% फैक्टर है, और 50 करोड़ एसेट रिक्वायरिंग है जो कि 100% है। फाइंड NSFR एंड रिक्वायर्ड RSF रिडक्शन, कितना RSF को रिड्यूस करें जिससे 100% पहुंच जाए, यानी कि यहां पर भी RSF ज्यादा है, RSF को रिड्यूस करना है। तो सिंपल वही फॉर्मूला निकाल रहे हैं, 600 300 का 95%, तो ये निकल करके आ जाएगा 885। RSF की बात करेंगे तो 900 का 70%, 200 का 65, 50 का 100, यानी कि पूरे 50 ले लेंगे यहां से, हो जाएगा 630, 130 और 50, वैल्यू निकल करके आएगी यहां पर, ठीक है 13 5 18 630 210 810, ये थोड़ा सा यहां पर ऐसा दिख रहा होगा ना 810, तो 885 यहां निकल करके आया था, ये वैल्यू 810 कर देंगे इनटू 100, 109.26%। अब अगेन NSFR is greater than 100%, so the bank is compliant and even has excess stable funding. excess है, पूछा क्या जा रहा था प्रश्न में बाद में, and required RSF reduction to reach 100%। RSF को कितना रिड्यूस करें, तो RSF यहां पर क्या है, ठीक है, RSF ज्यादा है यहां पर, सॉरी RSF को रिड्यूस नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। ASF को कितना रिड्यूस करें अगर रिड्यूस, ठीक है, या RSF के रिडक्शन की बजाय हम कर लेते हैं, ठीक है, एंड रिक्वायर्ड फाइंड NSFR एंड रिक्वायर्ड RSF, ठीक है, एप्रिसिएशन टू रीच 100%, तो बढ़ाना है तो 810 से 885 करना है, यानी कि 75 करोड़ और चाहिए, तो अगेन 109.2526% ले लो, ठीक है, और ऑलरेडी 100% ये तो ही है, ये एकदम सही ऑप्शन है, लेकिन अगर एग्जैक्ट निकालना हो तो यहां पर 75 करोड़ का ध्यान रखिएगा। हम ऑप्शन चेंज नहीं कर रहे हैं, सही तो यही है,
लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाए इस तरीके का एप्रिसिएशन या रिडक्शन पूछा जा सकता है तो वो भी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया, ठीक है। और इसको रिड्यूस करना हो तो रिड्यूस करने के लिए भी पूछा जा सकता है, यानी कि एएसएफ को कितना रिड्यूस करें कि इसके बराबर आ जाए, 109 है इसके बराबर आ जाए, 100% आए तो अगेन 85, यहां पर भी क्या हो जाएगा 75 करोड़। या तो एक को 75 करोड़ बढ़ाओ, एक को 75 करोड़ कम कर दो, बराबर हो जाएगा 100%। अब बैंक फॉरेन करेंसी पोर्टफोलियो, एक बैंक का जो फॉरेन करेंसी पोर्टफोलियो है वो कंसिस्ट करता है $120 की कैपिटल, $120 मिलियन कैपिटल जिसका एएसएफ है 100%, स्टेबल डिपॉजिट्स हैं $30 मिलियन की, एएसएफ 90%। ऑन द एसेट साइड लोन्स कितने हैं $100 मिलियन के जो अटैक करते हैं आरएसएफ 85%, required stable funding 85% and other exposures of $20 million required 100% RSF. What is the NSFR? ठीक है, टोटल NSFR की बात करी जा रही है, आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल हमें ASF RSF निकाल लेना है, बड़ा ही आसान है। 120 पूरा ले लेंगे 100%, 13 to 90, 120 147 निकल करके आएगा, 120 प्लस 27, RSF 100 का 85 प्लस 20 105, 140%, 147 अपॉन 105, तो ये भी 140% जानते हैं ज्यादा है, बढ़िया अच्छी बात है। एक बैंक की अवेलेबल स्टेबल फंडिंग है 1200 करोड़, रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग है 1500 करोड़, फाइंड एनएसएफआर, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, ठीक है। सीधे सीधे आपको क्या मिल जाएगा 1200 1500, ये 80% मिल जाएगा, 80%। अब 80% है, इसका मतलब रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से कम है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के बराबर अगर पहुंचाना है तो 300 करोड़ अवेलेबल स्टेबल फंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, अवेलेबल स्टेबल फंडिंग जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। बैंक के पास अवेलेबल स्टेबल फंडिंग है 2000 करोड़ की, रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग है 1600 करोड़। व्हाट इज एनएसएफआर? ये भी बड़ा ही आसान है, सेम क्वेश्चन समझ लीजिएगा, 125%, ठीक है। एक बैंक के पास कैपिटल है 500 करोड़ की, एएसएफ 100% है, स्टेबल डिपॉजिट्स हैं 300 करोड़ की, अदर डिपॉजिट्स हैं 200 करोड़ की, आरएसएफ 850 करोड़, आरएसएफ सीधे दे रखा है, तो इसका सही ऑप्शन अपने आप निकाल लीजिएगा, क्या निकल करके आएगा 870 बटे 850 इंटू 100, 102.35, ये भी क्या है स्लाइटली अबव 350%। अ बैंक हैज एएसएफ 950 करोड़, आरएसएफ 950 करोड़, दोनों बराबर बराबर हैं, तो कितना आएगा 100%। सिंपल सी बात है, आप पहचान गए होंगे अब तो। बैंक इज एग्जैक्टली एट द रेगुलेटरी मिनिमम, ध्यान रखिएगा यहां पर। अ बैंक हैज एएसएफ 1400 करोड़, एक बैंक के पास एएसएफ कितना है 1400 करोड़ का, एक बैंक के पास एएसएफ कितना है 1400 करोड़ का, आरएसएफ है 2000 करोड़ का, ठीक है। हाउ मच एडिशनल एएसएफ रिक्वायर्ड टू रीच एनएसएफआर 100%। अब एएसएफ 1400 करोड़ का है और आरएसएफ 2000 करोड़ का है, सीधे याद रखिएगा कितने की जरूरत पड़ेगी 600 करोड़ की जरूरत हो जाएगी, 600 करोड़ सीधे सीधे, तभी तो 100% पहुंचोगे भाई। जब बराबर रखेंगे, ये है 1400 करोड़ बटे करेंगे 2000 करोड़, ठीक है, तो बराबर ही नहीं है, तो बराबर करने के लिए 600 करोड़ और कर दो, 2000 बटे 2000, 100% अपने आप हो जाएगा, सीधी सी बात है। क्लियर हो गया होगा? बस इतना ही आज के सेशन में। उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा। कहीं भी कोई डाउट अगर आपको न्यूमेरिकल्स में लगता है तो प्लीज मुझे बताइएगा। आपके पास भी अगर कोई न्यूमेरिकल्स हैं जिन्हें आप सॉल्व ना कर पा रहे हो तो प्लीज हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम जरूर उसका आंसर करेंगे। और अगेन टेलीग्राम चैनल भी है आपके लिए, इसमें भी जुड़ जाइए, यहाँ पर भी ऑप्शन है हमारे साथ इंटरेक्ट करने का, ठीक है। आप एक फैमिली मेंबर की तरह हमसे जुड़िए। ऑब्वियसली आपकी जो भी डाउट्स हैं उनको हम क्लियर करेंगे, कहीं पर भी कोई भी डाउट्स हो। और अगेन सीआईबी की कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी आपको इस ग्रुप पर मिलती रहेगी डे बाय डे, ठीक है। तो चलिए अब इस सेशन को यहीं पर कंप्लीट करते हैं और अगले सेशन में मैं फिर आपके लिए कोई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आऊंगा। और हाँ, pw.live पर जाइएगा, आपके लिए नंबर ऑफ ऑफर्स इस समय चल रहे हैं, वो बात ध्यान रखिएगा, यही मैं दिखा रहा था। ऑल कोर्सेज में जब आप जाते हैं तो यहाँ गवर्नमेंट एग्जाम का है, ये जेआईबी सीआईबी आपको यहाँ पर मिल जाता है और जेआईबी सीआईबी के ये कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। व्यू करेंगे ऑल बैचेस, आपको सारे बैचेस, चाहे वो सीआईबी का महापैक हो। एक मैं कोर्स यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस समय लॉन्च किया गया है रीलोडेड सीआईबी बैच, जहाँ पर फाउंडेशन,
सारी फाउंडेशन की क्लासेस मिलती हैं, प्लस MCQ बैच का भी एक्सेस मिलेगा, प्लस केस स्टडीज, जो कुछ भी है कंप्लीट पैकेज है। दिसंबर 2025 के लिए टारगेट डिजाइन किया गया है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस इस समय रखा गया है, 2299 रुपीज़। सीधे आप क्या कर सकते हैं, इसको हमारी वेबसाइट pw.live से परचेज कर सकते हैं, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारी आपकी मुलाकात अब कब होगी, अगले सेशन में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू।